मनोहर लाल प्रदेश के शोषित और अक्षम वर्ग के हक की बात करते हैं। 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला और योग्यता के आधार पर। आप 2014 में आए जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है। हमारे यहाँ देश और प्रदेश में दोनों जगह 67 नौकरियां मिली। 67 बिना खर्ची बिना पर्ची। किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं जी, मेरे ग्राम में नहीं लिया। झूठ तो कोई बैठ जाओ मेरा। अगर मैं आपको ये कहूं कि पिछले 9 साल में जो एक नारा दिया था मनोहर लाल ने, हरियाणा एक हरियाणवी एक का, आपको ध्यान होगा वो नारा कब दिया गया था? वो नारा उस समय दिया गया था जब हरियाणा के अंदर एक आंदोलन चला था। हरियाणा के अंदर एक आंदोलन के नाम पर, एक मांग के नाम पर हरियाणा को जलाने का प्रयास किया गया था। परिवार पहचान पत्र है, आपके इतने काम का है कि वो एक कागज आपको 100 योजनाओं का लाभ दिलवा सकता है। अगर ये कहें कि उस परिवार पहचान पत्र से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ों में मट्ठा देने का काम किया गया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जन समस्याओं के निदान के लिए कभी वर्चुअली तो कभी सीधे जनता से जुड़ते हैं। ये छवि बनाने की कोशिश की गई कि मनोहर लाल एक कमजोर मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या केवल कह देने भर से ये बातें साबित हो जाएंगी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत की। और हरियाणा की सियासत की बात तो आपसे हम रोज करते हैं। आपसे हम जो बात करेंगे आज, वो बात एक विशेष मुद्दे को लेकर करेंगे। एक वो मुख्यमंत्री जो हरियाणा के अंदर लगभग 10 साल से हरियाणा के अंदर शासन कर रहे हैं, मनोहर लाल। 2014 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, जब उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह नियुक्त किया था कि वे हरियाणा की सेवा करेंगे, जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनकर के उनको हरियाणा की जनता के बीच भेजा गया, उस समय से लेकर के और आज 2023 चल रहा है, ऐसे कितने ही मौके आए, ऐसे कितने ही वाकये हुए जबकि विरोधी दल के नेताओं ने भी और कई बार बीजेपी के नेताओं ने भी ये बताने की, ये जताने की, ये कहने की, ये जतलाने की, ये दिखाने की कोशिश की, एक शिगुफा छेड़ा कि मनोहर लाल खट्टर एक ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं है। ये छवि बनाने की कोशिश की गई कि मनोहर लाल एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या केवल कह देने भर से ये बातें साबित हो जाएंगी? हालांकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ और आज के बाद लगातार 4-5 दिन तक आपको कुछ ऐसे वाकये बताऊंगा, कुछ हरियाणा की ऐसी घटनाएं बताऊंगा, कुछ हरियाणा के ऐसे घटनाक्रम से आपको रूबरू कराऊंगा जिससे ये साबित होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कोई कमजोर मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जनता के बीच में रहने वाले एक जनहितैषी, एक मजबूत, एक काम करने वाले मुख्यमंत्री की छवि उन्होंने बनाई है। हम आपसे कई बार पहले भी कई वीडियोस में प्रदेश सरकार की, देश सरकार की, पक्ष की, विपक्ष की, उनकी राजनीति की, उनका किस प्रकार का कार्यक्षेत्र रहा, किस प्रकार का उन्होंने जनता के बीच में अपने आप को प्रस्तुत किया। जो भी किसी नेता की नेगेटिविटी हुई या कोई पॉजिटिविटी हुई, हम वो सबसे आपको रूबरू कराते हैं। मेरे इस वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि मेरे कुछ मित्रों को ऐसा भी लगे कि क्या हम कुछ बदल गए हैं। अगर हम किसी भी सरकार की कोई कमियां बताने का अगर हमारे पास अधिकार है, हम राइट रखते हैं, तो उस सरकार की खूबियां, उपलब्धियां, उस नेता का चरित्र, उस नेता के बारे में बताना भी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को उससे रूबरू कराना भी हमारा ही दायित्व है। मैंने आपसे बात शुरू की थी कि जब मनोहर लाल ने हरियाणा का कार्यभार संभाला था, जब 2014 में उन्हें भाजपा आला कमान ने हरियाणा की सेवा करने के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त करके भेजा था, और जब 2019 में मनोहर चेहरे के ऊपर हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि कई बार पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने ये नजरिया बनाने की कोशिश की, इस प्रकार के शिगुफे छेड़ने की कोशिश की कि क्या मनोहर लाल एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे पहले आपसे हम शुरू करते हैं
उस बात से कि जो ये जताती है कि मनोहर लाल प्रदेश के शोषित और अक्षम वर्ग के हक की बात करते हैं। मनोहर सरकार वो सरकार है जिसने कभी गरीब की, कमजोर की और उस वर्ग की जो कहीं नगण्य रहा, उन हरियाणा के गठन के बाद से, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का जन्म हुआ, 1 नवंबर 1966 से लेकर और 2023 तक कितनी ही सरकारें आई, कितनी ही गईं। एक प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग रहा जिसको हमेशा एक बात सताती थी कि आखिर वो अपनी बात को किस मंच पर कैसे रख सके। अगर मैं एक लाइन में ये कहूँ कि मनोहर लाल सरकार ने पिछले 9 साल में आम आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, बिरादरी से संपर्क रखता हो, उसको ये अधिकार दे दिया कि वो अपनी बात बुलंदी से कहीं भी रख सकता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले 9 साल में जो एक नारा दिया था मनोहर लाल ने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का, आपको ध्यान होगा वो नारा कब दिया गया था? वो नारा उस समय दिया गया था जब हरियाणा के अंदर एक आंदोलन चला था। हरियाणा के अंदर एक आंदोलन के नाम पर, एक मांग के नाम पर हरियाणा को जलाने का प्रयास किया गया था। आपको याद होगा 2014 में सरकार बनने के बाद जब जाट आंदोलन के नाम से कुछ उपद्रवी लोगों ने प्रदेश को जलाने की कोशिश की और उनके पीछे कुछ वो शक्तियां थी जिनको रास नहीं आ रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए कि जिसका कोई राजनीतिक भले ही परिदृश्य ना हो, पृष्ठभूमि ना हो, जो आम आदमी समझा जाता हो। और उस आम आदमी यानी कि मनोहर लाल के रूप में जब हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला, आम आदमी की बात करने वाला, तो उन लोगों को रास नहीं आया जो कहीं राजनीति को, सत्ता को अपनी बपौती समझ बैठे थे और कुछ अनजान या ये कहें कि कुछ राह भटके हुए लोगों को अपना उन्होंने निशाना बनाकर, मोहरा बनाकर, उनको अपने वशीभूत करके एक उपद्रव शुरू किया जिसका नाम दे दिया गया जाट आंदोलन। और उस समय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की जनता को एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और आज जब 9 साल सरकार के हो चुके हैं तो वो नारा पूरी तरह से फलीभूत होता दिखता है कि जब हरियाणा के अंदर न जाति की बात है, न धर्म की बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कर सकता है। आप सोच सकते हैं कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार ने इस 9 साल में न्याय के लिए किसी भी शोषित, अक्षम वर्ग को वो अधिकार नहीं मिले थे जो उसे मिलने चाहिए थे। यानी कि अक्षम और वंचित वर्ग को, जिसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, आज वो अपनी बात बड़ी बुलंदी से कह सकता है। आपको एक बात और बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद एक बात कई बार कही है कि प्रदेश सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों की सरकार है। इनकी सरकार का, यानी कि मनोहर लाल ये कहा करते हैं, और ये बात खाली मनोहर लाल नहीं, ये आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो देश की सत्ता में है, चाहे प्रदेश की सत्ता में है, चाहे वो हरियाणा एक और हरियाणवी एक की बात हो, और चाहे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वो वाली बात हो। यानी कि जब ये कहा जाता है कि शोषित, गरीब, वंचित, जिनको कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उनका सरकार पर पहला अधिकार है। और अपने वायदे के अनुरूप 9 साल के शासन में मनोहर लाल ने करके दिखाया भी सही। हर सरकारी कल्याणकारी योजना के अंदर, चाहे वो परिवार पहचान पत्र से लेकर के और किसान से जुड़ी कोई भी योजना हो, उसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। न सिर्फ इसकी कोशिश में, बल्कि लोगों से, मंत्र से भी, लोगों के मन से भी अपील की कि जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं तो स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें ताकि अन्य शोषित वंश इसका लाभ ले सकें। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, एक कागज का टुकड़ा है आजकल परिवार पहचान पत्र, आप उसे कागज का टुकड़ा कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दें कि वो कागज का टुकड़ा बहुत काम का है, उस परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार के विरोधी लोगों ने, विपक्ष के लोग जो होते हैं उनका काम विरोधी करना होता है, चाहे वो योजना अच्छी हो या बेकार हो, लेकिन उनका एक काम होता है कि उसका विरोध कर दें। तो परिवार पहचान पत्र का विरोध भी खूब हुआ। जब परिवार पहचान पत्र योजना को लाया गया 2019 में, तो उसके बारे में तमाम भ्रांतियां फैलाई गई। और लेकिन जब आज वो योजना, यानी कि जो परिवार पहचान पत्र है, आपके इतने काम का है कि वो एक कागज आपको 100 योजनाओं का लाभ दिलवा सकता है। अगर ये कहें कि उस परिवार पहचान पत्र से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ों में मट्ठा देने का काम किया गया, अगर आप ये कह लें कि भ्रष्टाचार पर आमूल चूल छुरी चलाने का काम किया गया,
अगर हम ये कह दें कि उस परिवार पहचान पत्र में अगर कोई कहीं कुछ गलतियां थी, उससे कुछ परिवारों को अक्षमता हुई, कुछ कठिनाई हुई, तो स्वयं मनोहर लाल ने उन पर संज्ञान भी लिया। जब उनके पास ये शिकायतें गई कि परिवार पहचान पत्र की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, राशन के लिए भटक रहे हैं और अपात्र सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो प्रदेश में 72 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए। परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में इनकम रिलेटेड मिस्टेक्स यानी कि आय संबंधी कुछ खामियों की वजह से जिन फैमिलीज के राशन कार्ड हटा दिए गए थे, जब उन पर जांच दोबारा हुई, जब सरकार तक ये बात पहुंची कि कहीं कुछ कमी रह गई, तो जांच के तुरंत बाद उनमें 2,30,000 परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाए गए। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जन समस्याओं के निदान के लिए कभी वर्चुअली तो कभी सीधे जनता से जुड़ते हैं। जो कागज़ार शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। एक बात आपसे जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक शिगुफा छेड़ने की कोशिश की गई, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा कि कभी कोई कमज़ोर व्यक्ति अगर जिसको खुद पर भरोसा ना हो, जिसको अपनी नीतियों पर भरोसा ना हो, जिसको लगता हो, तो क्या वो कभी सीधे जनता के बीच में उतरकर उनसे बात कर सकता है? क्या वो जनता के दर्द को समझ सकता है? अरे जनता के दर्द से वास्ता वही रखेगा, जनता के बीच वही जाएगा जो मजबूत और बुलंद इरादे का होगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले लगभग 6 महीने से गांव-गांव में घूमकर जनसंवाद करते हैं। वहाँ आम लोगों की बात सुनते हैं, आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कहीं पर तत्काल एक्शन होता है तो कहीं पर चंडीगढ़ से एक्शन कराया जाता है, समस्याओं का निवारण भी होता है। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि मनोहर लाल के रूप में मुख्यमंत्री को एक ऐसा कार्यकुशल मुख्यमंत्री मिला कि जिसने ये सोच लिया कि आम आदमी तक उसका हक पहुंचाकर दम लेना है। अब बात करें अगर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की, तो पारदर्शी तरीके से रोजगार देने का जो दावा किया गया, आज वो 9 साल के अंदर अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह से फलीभूत है। मैं आपको एक बात बता दूं कि दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में जाने का मुझे मौका मिला। सैकड़ों युवा ऐसे मिले कि जिनको सरकार में रोजगार मिला, और उनमें से कई तो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि अगर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलने वाली ये शुरुआत ना होती तो शायद वो इससे वंचित रह जाते। 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला और योग्यता के आधार पर। आपको एक बात और बताएं कि पिछली सरकारें कहा करती थी कि हम रोजगार बांटे, यानी कि बांटने का मतलब खैरात दे दी किसी को क्या। और आज की सरकार ये कहती है कि योग्यता के आधार पर जो बच्चा काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। और जब ये कहा जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी और खुद को सक्षम बनाएंगे, और जब एक युवा सक्षम होगा तो प्रदेश सक्षम होगा। खैर, वापस मुद्दे पर वहीं आते हैं जो मैंने आपसे कहा कि इस बात को कि पिछली सरकारें कहा करती थी कि हमने नौकरी बांटी, तो जो आज के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो मनोहर लाल स्वयं हैं या सरकार के अन्य जो नेता लोग हैं, एक बड़ी स्पष्ट बात है कि आज नेताओं के दरवाजे पर नौकरियों और ट्रांसफ़र के लिए लाइन नहीं लगा करती। और सीएम ने कई बार खुद कहा कि हम नौकरियां बांटते नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं, नौकरियां मिलती हैं। प्रदेश के युवा अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर नौकरी पाते हैं। आपको एक बात और बता दें कि मौजूदा हरियाणा सरकार किसी गारंटी फार्मूले के तहत नहीं, बल्कि पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे रही है। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये कागज़ों पर दिखता है। मनोहर लाल के 9 साल के कार्यकाल के दौरान लगभग 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं, और इस समय 60,000 नौकरियां देने की प्रक्रिया, यानी कि जो खाली क्षेत्र हैं उनको भरने की प्रक्रिया जारी है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 5 से 5.5% रह गई है। भले ही कुछ एजेंसियां कोई और दावे करती हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं वो ये हैं कि प्रदेश के अंदर इस समय बेरोजगारी दर लगभग 5.5 से 6% है। ये सामान्य श्रेणी में है। आप 2014 में आए
जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है, हमारे यहाँ देश और प्रदेश में दोनों जगह 67 नौकरियां मिली, 67। हमारे यहाँ दो एजुकेशन होल्डर लगे हैं सेना में, और जी जेई लगे है रेलवे में, और जी ITI में इंस्ट्रक्टर आपके राज्य में जी, और स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी है, और कृषि विभाग में लड़का लगा है जी। 67 नौकरियां हैं सर आपके राज्य में। 2014 के बाद मैंने सर्वे किया है, एक भी झूठ नहीं है मेरी। मेरा कहना है बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं जी, मेरे काम में नहीं लिया झूठ, तो कोई बहस मान जाओ मेरा बस को से। कोई मांग भी लिया किसी ने तो एक बार बता देना, 24 घंटे में खबर ले लूंगा उसके क्या भी कैसा पैसा ले नहीं लिया। मांगा जी, 67 नौकरियां हैं, पूरा डाटा है, सच्चा रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट। राम राम साहब, धन्यवाद। सच्ची बात दो ही बहुत। अब तो साहब बात ये होगी जना दो पैर जोड़ाना, तो वो जाने तू आगे चल, वो जाने तू आगे चल, वो काम कर दियो। नहीं तो पहले मौके काम हो भाई, मेरो यो आदमी है तो भाई यो लगो, ये मेहनत करनी हो। बालक जो 98 97 नंबर लेनी हो आदमी, वो बालक रो तो आज जाए, और वैसो लड़ लग जाया करो, मो लड़ लाग जाए भाई। देखो मंत्री संतरी अब गरीब आदमी कहाँ पैसा दावे। हाँ, अब तो अगर किसी को कोई लग भी जाए तो जो कमजोर आदमी पढ़ाई में पीछे रह गया उसको भी दुख नहीं होता। वो कहता भाई जिसको जो लगा है वो बहुत होशियार बालक था, मेरे साथ पढ़ता था और बहुत होशियार बालक था, वो मन को संतोष देता। और मैं तो साहब अब ये 1 मिनट आप जैसा आदमी हो तो पहले तो राम और कृष्ण, और अब कलयुग में जिन्हें कलंक के नाम का अवतार धार काया में तो वही लागू साहब। मनोहर सरकार ने प्रदेश में जो विकास कार्यों में रोजगार वितरण के दौरान हर वर्ग का ख्याल रखा, इसके अंदर 2 बातें हुई। एक तो उन लोगों पर लगाम लग गई जो सफ़ेद कपड़े पहनकर ठेकेदारी लिया करते थे कि हम यहाँ नौकरी लगवा देंगे। अगर हम ये कह दें कि ठेकेदारों को सरकार ने घर में बिठा दिया, और अगर हम ये कह दें कि आम युवक को नौकरी लेने के लिए अब किसी ठेकेदार या सफ़ेद पोस्ट धौर पोस्ट के घर जाने की बजाय किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर गूगल से और किताबों से पढ़ने की ज़रूरत रहती है। सरकारी नौकरी के ग्रुप ए और बी की नौकरियों में SC कैटेगरी के कर्मचारियों को और अब प्रमोशन में 20% आरक्षण देने का ऐलान करके एक बात और साबित हो गई कि वो युवा, वो वर्ग जो कहीं पीछे रह गया था, वो पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश का युवा रोजगार से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में जो 75% सीटें आरक्षण की स्थानीय युवाओं के लिए, हालांकि मामला कोर्ट में गया, इसके साथ साथ कुशल युवा रोजगार पाएं, इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा कौशल निगम रोजगार भी स्थापित किया गया। तो मान लिया जाए कि युवाओं को रोजगार के तहत, युवाओं को बेरोजगारी के तहत भटकना ना पड़े, क्योंकि बेरोजगारी, जब रोजगार नहीं होगा, जब युवा बेरोजगार होंगे तो वो अपराध का और अन्य किन्हीं घटनाओं में जाने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। ऐसे में नौजवान को काम मिले, हर हाथ के पास काम हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नौकरियां मिल रही हैं वो भी एक मिसाल बनी है। पहले अगर आप देखते होंगे, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले तक भी, कि एक लिस्ट नेता लोग दे दिया करते थे और अधिकारी उनको नियुक्त कर दिया करते थे। आज वो सब कुछ बंद हो गया। आज योग्यता के आधार पर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी हो और चाहे वो परमानेंट नौकरी हो, मिलती योग्यता के आधार पर ही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा ही प्रदेश सरकार स्किल्ड यूथ का, यानी कि जो कौशल युवा हैं, उनका डाटा इंडस्ट्रीज़ को दे रही है, इंडस्ट्री का शेयर कर रही है, ताकि योग्यता के आधार पर उनका प्राइवेट नौकरियों में भी चयन हो सके। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू की ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कितना ही ठीक कर लो तो भी कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी, या कहीं ना कहीं शंका बनी रहती थी कि भाई परीक्षा में तो पास हो गया लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसने नंबर कम कर दिए। हमने कहा अब ग्रुप C और D में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी, ये हमने घोषित किया। हमने एक 10 अंक विशेष ये रखे कि नहीं, कुछ विशेष ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको लाभ होना चाहिए। हमने 5 अंक ये रखे कि कोई विधवा बहन है, उसका बेटा बेटी या मानो खुद है, तो उसको 5 अंक अतिरिक्त देंगे ताकि उसको नौकरी का सहारा मिल जाए। हमने 5 अंक और रखे कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिसके घर में
माता जी की, पिताजी की, भाई की, बहन की, बेटी की, पत्नी की, किसी की नौकरी नहीं है, या लड़की है तो पति की, यानी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग देंगे, ताकि अंत्योदय की भावना से हर परिवार में कम से कम एक नौकरी जाना शुरू तो हो। ये एक नया हमने पहलू किया। और इन सब के पीछे मकसद एक है कि प्रदेश का युवा बेरोजगार ना रहे, प्रत्येक योग्य युवा रोजगार पा सके। इसी तरह ट्रांसफर पॉलिसी में अगर चलेंगे तो मनोहर सरकार ने जो ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर जो सुधार किए, चाहे वो अध्यापक ट्रांसफर पॉलिसी हो जिसके अंदर संशोधन किया गया और उस पर मुख्यमंत्री की मोहर लगी, उसके बाद जॉन सिस्टम खत्म हुए, टीचर्स को ब्लॉक वाइज स्कूल चुनने का विकल्प दिया गया। आपको एक और बात और बता दें कि एक समय वो था जब सरकारी नौकरी करने वाले, खासकर टीचर्स और नर्स, इन दोनों विभागों में जो नौकरी किया करते थे वे नौकरी कम, नेताओं के चौखट पर दस्तक ज़्यादा दिया करते थे। लेकिन जब ये नई ट्रांसफ़र पॉलिसी मिल गई जिसमें कि खुद अपना स्टेशन चुनने का भी हक मिल गया, तो उसके बाद से कर्मचारियों को ये लगा कि इस समय नेताओं की चौखट पे जाने के बजाय बेहतर तरीके से नौकरी करके प्रदेश को एक बेहतर व्यवस्था दी जाए। नई नीति के तहत एक टीचर एक स्कूल में 5 साल से ज़्यादा समय तक कार्यरत नहीं रह सकेगा, जबकि पहले ये था कि एक शिक्षक 5 साल के बाद एक जोन में नहीं रह सकता था। आपको मालूम होगा कि वर्ष 2016 में लाई गई ट्रांसफ़र पॉलिसी में कई ऐसी खामियां थी कि हर बार ट्रांसफ़र ड्राइव में खामियों को लेकर टीचर आंदोलन करते थे। इस पर तमाम विचार विमर्श और मंथन के बाद टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया, ताकि छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के साथ साथ टीचर्स के बीच भी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी की संतुष्टि का माहौल सुनिश्चित रह सके। नई पॉलिसी के तहत अध्यापकों यानी कि टीचर्स को 3 ब्लॉक चुनने का विकल्प दिया गया, जिसके आधार पर ट्रांसफ़र तय होगा। तो इस तरह की कई ज़मीनी समस्याओं में आवश्यक सुधार प्रदेश सरकार द्वारा किए गए, मुख्यमंत्री द्वारा करवाए गए, और इससे लाभान्वित होने वाले खुद बेहतर समझ रहे हैं कि आखिर मनोहर सरकार ने कैसे बिना भेदभाव और निष्पक्ष होकर प्रदेश की उन्नति के लिए काम किया है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष को आज खटकता बहुत है। अब हाल ही में मनोहर लाल जी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को त्वरित और पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रहा। ये तो राजनीतिक बयान था, लेकिन आम जनमानस के अंदर भी मुख्यमंत्री का यह बयान मायने रखता है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बात और भी कहा कि हम मुफ्त में बांटने की बजाय लोगों को स्वावलंबी बनने पर जोर दे रहे हैं, ताकि लोग स्वाभिमान से अपना जीवन बिता सकें। और ये जरूरी है कि जब व्यक्ति अपने स्वाभिमान से जीवन जिएगा तो इस स्वाभिमान के साथ देश और प्रदेश की विकास और उन्नति की गाथा लिखेगा। अगली सीरीज में अगले दिनों में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपराध नियंत्रण के मामले में मनोहर लाल ने खुद को ये साबित किया कि वे पूरी तरह से कृत संकल्प हैं प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।